हे हेलो वेलकम बैक एवरीवन। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो आज की कहानी मेरी जुबानी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं एक ऑसम से टॉपिक के साथ, एक ऑसम से कंसेप्ट के साथ। तो जैसे कि आपको बताया यार, मैंने यहाँ पे लिख दिया है हीट ट्रांसफर की आज बात करने वाले हैं इस लेक्चर में और एंजॉय करने वाले हैं। इन सारे कंसेप्ट का ब्रेक डाउन करेंगे, यहाँ पे अच्छे से सीखेंगे और अप्लाई करेंगे, साइमल्टेनियसली अप्लाई करेंगे। सीखने के बाद तुरंत एप्लीकेशन करना है, जिससे हमारी जो कंसेप्ट बिल्डिंग है एकदम स्ट्रांग हो जाए। ओके, और आज ये लेक्चर देखने के बाद कंप्लीटली ओके आप स्ट्रांग बन के जाओगे और यहां से आने वाले जो भी क्वेश्चंस पॉसिबली हो सकते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है यार बेसिक कंसेप्ट पे डिपेंडेंट। और आपको पता है किसी भी टॉपिक की, किसी भी चैप्टर की स्टार्टिंग टोटली बेसिक होती है, उसकी फाउंडेशन होती है, वो बहुत जरूरी होती है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कंसेप्ट को सीखने के लिए, इजीली कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए। ओके, सो मस्त तरीके से आपने अपना माइंड मेकअप कर लेना है और जल्दी से सारे कंसेप्ट को अच्छे से नोट्स फॉर्म में आपने लिखना है, फिर उनका यूज करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का दिन बड़ा अच्छा दिन होने वाला है हमारा। ओके, सो देखो यहाँ पे मैंने एक चीज और, हीट ट्रांसफर ही मैंने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में डायरेक्ट क्यों यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि देखो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू की मैं बात कर रहा हूं हमेशा, तो नीट और जेईई मेंस की हम बात करने वाले हैं। तो हीट ट्रांसफर को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इजी टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस आते हैं और इजीली वो सॉल्व किए जा सकते हैं। सो डायरेक्टली हम इसमें फोकस करने वाले हैं। थोड़ी सी लिटिल बिट बेसिक जानकारी आपको हीट के बारे में दूंगा, उसके बाद जो मेन कंसेप्ट है जल्दी से उनका डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, समझ गए लॉजिक? यस, कम ऑन। तो अब बात करेंगे दोस्तों हीट ट्रांसफर। ओके, तो देखो सबसे पहले हीट के बारे में पहले बहुत पुराने जमाने में क्या बोला जाता था कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, फिर एक्चुअली में सब कुछ चेंज हुआ और डीपली इसके बारे में स्टडी करी गई। अभी भी बोलते हैं हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप भी बोलते होंगे, आपने भी सुना है, आपने भी पढ़ाई है ऑब्वियसली। बट एक्चुअली में ये क्या है, देखो ध्यान से, हीट इज द वे ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। मतलब जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, हर उस एनर्जी को ट्रांसफर करने का जो तरीका है, ठीक है, जो वे है ना, उसको हमने हीट का नाम दिया है बेसिकली। ठीक है, हीट इज द वे ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, है ना, इस तरीके से आप मान सकते हैं। बट हम चूंकि इसको लिखते हैं कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। बस ये ध्यान रखना कि हीट का जो फ्लो होगा, मतलब इस एनर्जी का जो फ्लो होगा, वो केवल टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होगा। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं, यहाँ कोई मैकेनिक्स का रोल नहीं होने वाला, यहाँ कोई एक्सटर्नल एजेंट काम नहीं करता। बिटवीन 2 पॉइंट्स, नो एक्सटर्नल, यू कैन राइट एजेंट। ठीक है, नो एक्सटर्नल एजेंट, मतलब यहां पे जो एजेंट काम कर रहा है वो केवल टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो हो रही है। ठीक है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है आपके लिए, इतना सा बस आप याद रखेंगे। हीट इज द वे ऑफ ट्रांसफर एनर्जी, यू कैन से हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो फ्लो करती है किसी दो पॉइंट के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। ओके, और इसको पढ़ने से पहले यार, इसको आप मेरे से क्यों समझने की कोशिश कर रहे हो, इसको आप फील करो, इसको आप फील करो। ठीक है, कैसे करें सर, मतलब क्या बोल रहे हो, इसको फील करो। अपने घर में जाओ, मम्मा के पास जाओ। मम्मा के पास क्यों जाए सर, उनको थोड़ी, वो तो भूल चुके होंगे अगर फिजिक्स आते भी होगी। नहीं, उनकी किचन में जाओ, जब वो खाना बना रहे होंगे आपके लिए, नाश्ता बना रहे होंगे आपके लिए, चाय बना रहे हो, कॉफी, दूध या जो भी बना रहे होंगे, किचन में जाओ आप, और वहां पे जो स्टोव होता है उसके ऊपर जो भी पॉट हम रखते हैं, जैसे पानी गर्म करना है, दूध गर्म करना है, चाय बनानी है या खाना बनाना है, जो तवा होता है जिसपे रोटी बनाती है ना, वो सब जब आप उसके डायरेक्ट जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में जब हीट आती है ना, डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में जब हीट आती है ना, तो यार देखो हमारे घर में ही है सारी चीजें। साइंस का तो एक देखो ना, जब आप ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपके सराउंडेड, आपके आसपास ही सारी चीजें आपको नजर आने लगती है कि सीरियसली ये तो सब कुछ यहीं पे हो रहा है। तो हीट एनर्जी देखो, रोटी आप यहाँ पे डालते हो, ये तवा मान लो जिसके ऊपर डालते हैं, बैक साइड इसकी बिल्कुल ब्लैक होती है, नहीं तो ये हीट हमने नीचे दी, डायरेक्ट रोटी को हीट तो नहीं दी। आप समझो बात को, डायरेक्ट रोटी को हीट तो नहीं दी, हीट तो हमने यहाँ दी है, तो मेटल है ये वाला, है ना, जो तवा जिसका भी बना हुआ है, ठीक है, तो मेटल है, तो वो इसको क्रॉस करके जाती है। ठीक है, तो बेसिकली हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जा रही है। जहां पे आपने आग दी, उसको फायर किया है, जहां पे है ना, ये देखो इस पॉइंट पे कुछ टेम्परेचर अलग होगा और इधर वाले पॉइंट पे कुछ अलग होगा, तो इन दोनों में जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है उसकी वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जिससे रोटी को हम बना रहे हैं वो पक जाती है, वो सिक जाती है, जो भी आप बोलते होंगे। ठीक है, तो ये बन के तैयार हो जाती है। तो ये हीट की वजह से ही तो हो रहा है, एक एनर्जी है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, समझ पा रहे हो आप मैं क्या कर रहा हूं। और
आपने एक बर्तन लिया, ठीक है, इस तरीके से मान लो, और इसको स्टोव के ऊपर रख दिया आपने, ठीक है, और यहाँ पे आपने ऐसे फायर कर रखा है। अब इसके अंदर पानी वानी जो भी है आप मान सकते हैं, ठीक है। देखो यार, हमारे घर में ही है, आपने बहुत किताबों में बहुत डिटेल में एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो फिजिक्स लॉ बोलते हैं वो तो हमने ऑब्वियसली पढ़ना ही है, बट थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे आप इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हम पहले इसकी बॉटम को गर्म करते हैं, ये गर्म होगा पहले, फिर पानी गर्म होगा, फिर कुछ एनर्जी अपने आप यहां से रेडिएट हो रही होगी, है ना। मतलब क्या कह रहे हो सर, कुछ एनर्जी इधर भी तो जा रही होगी जो वेस्ट हो रही होगी, जो इधर नहीं जा रही होगी इधर भी तो जा रही होगी, ठीक है। कुछ एनर्जी इधर भी जा रही होगी, कुछ एनर्जी इसको गर्म कर रही होगी। पहले बर्तन गर्म हो जाता है, और इसका एहसास अगर करना है तो जाना मम्मा के पास, किचन में खड़े होना, वो इसमें पानी उबाल रहे होंगे और इसको टच करना। जब वो गर्म हो चुका होगा टच, तो आपको भी लगेगा वो तुरंत तो गर्म हो गया है, समझ गए। इसलिए हम इस हैंडल पे इसको पकड़ते हैं, और यहाँ पे एक ब्लैक कलर की एक कोटिंग होती है जिसको हम कार्बन से कोट करते हैं, जिससे कि उसमें हीट ना ट्रांसफर कर सके और आराम से इसको हैंडल को पकड़ सकते हैं, ठीक है। वरना हीट तो फ्लो करती रहेगी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जिन दो पॉइंट के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, हीट एनर्जी तो फ्लो करने वाली है, समझ गए। तो जैसे अब आपने ऐसे देखा होगा, बहुत अब आजकल तो सर्दियां आ गई हैं, ठीक है ना। सर्दियों में क्या होता है, किसी भी चीज को अगर आप बाहर कोई भी चीज है ना, उसको आप पकड़ते हो, लाइक अपने घर की जो रेलिंग्स होती हैं उन्हीं को पकड़ लो, बहुत ठंडी होती है। ठंडी पता है क्यों एहसास होती है? क्योंकि आपके हाथ का टेम्परेचर उसके कंपेरेटिवली ज्यादा है, ठीक है। तो जब उसको आप पकड़ के रखो तो बहुत ठंडी लगेगी, धीरे धीरे एक जैसा हो जाएगा सिस्टम, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी उसमें ट्रांसफर होगी और आप दोनों का टेम्परेचर लगभग कहीं ना कहीं एक स्टडी स्टेट आती है। वो क्या होती है आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पे बननी तैयार हो जाती है। और गर्मियों के दिन में आपने देखा होगा कि बहुत तेज धूप है, और फिर से आपने घर की रेलिंग को, छत पे चले गए आप, जो लोहे की बनी है, किसी मेटल की बनी हुई है, उसको टच किया, और टच करते आपको लगता है उत्तरी ये तो बहुत गर्म है, ठीक है। तो वो बहुत गर्म है, मतलब उसने बहुत सारी एनर्जी अब्जॉर्ब कर रखी है, उसका टेम्परेचर आपके हाथ के टेम्परेचर कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर। तो वहां से एनर्जी तुरंत आपके हाथ में ट्रांसफर होने की कोशिश करती है जैसे आप उसको टच करते हो। अब तो सर्दियां आ गई है, सर्दियों में क्या होता है सर, सर्दियों में हम आग जला लेते हैं, आग के सामने बैठते हैं, कुछ लोग हीटर के सामने बैठते हैं, तो हीट ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, अपने आप चल के एनर्जी आ रही है। आप लॉजिक समझ पा रहे हो? चाय का कप आप पीते हो, चाय पीते हो, गर्म होता है, तो जो उसको पकड़ते हो तो गर्म लगता है, और ये तो बहुत गर्म है, फिर थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। ये क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है, ये सब स्टडी करने जा रहे हैं बेसिकली। दिस इज द बेसिक जानकारी, ओके। यहाँ पे जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, हीट ट्रांसफर। अब ये हीट ट्रांसफर जो हो रही है किस किस मोड में हो सकती है, इसके वे क्या है, डिफरेंट 3 कैटेगरी में आपको पता है, इसको हमने डिवाइड किया। अच्छा, एक चीज और इसके बारे में याद रखना, इसकी यूनिट, ओके गाइस, यूनिट इसकी दोस्तों होती है जूल। पुराने जमाने से एक यूनिट यूज होती आ रही है, दैट इज कैलोरी, ठीक है। कैलोरी इसकी यूनिट है, ये कन्वेंशनल यूनिट है, ये आप ध्यान से रखेंगे, ठीक है। ये कन्वेंशनल यूनिट है कैलोरीज, और इसका अब यूज किया जा रहा है एज इन द फॉर्म ऑफ जूल। सो जूल कैलोरी। अच्छा, अगर हम कैलोरी को जूल में बदलेंगे तो 1 कैलोरी इक्वल टू होती है 4.18, नियर अबाउट यू कैन राइट 4.2 जूल, आप लिख सकते हैं। तो मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं, ये थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो डिस्कशन करने वाले हैं आज मेनली इस पर्टिकुलर लेक्चर में, वो सारे बेसिक कंसेप्ट मैं यहाँ पे कवर करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और आज के इस लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं मेनली, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट से लेके जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं कौन कौन से होते हैं, और उनमें से किसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो 3 मोड्स हैं भाई, ठीक है, 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, ओके। तो 3 मोड हैं आपके पास हीट ट्रांसफर के, यानी 3 तरीकों से हीट को ट्रांसफर किया जाता है। बाय कंडक्शन सबसे पहला, आप सबको पता भी होगा, और इसी की मैं आज बात करूंगा, इसी को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, बाय कंडक्शन, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे बाय रेडिएशन दोस्तों, बाय रेडिएशन एक प्रोसेस होता है हीट को ट्रांसफर करने का। एंड तीसरा होता है बाय कन्वेक्शन, ठीक है, ये भी एक प्रोसेस होता है हीट को ट्रांसफर करने का। नॉर्मल इसमें हमारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, इंजीनियरिंग में जाके आप इसकी स्टडी करते हो, जो बच्चे इंजीनियरिंग करेंगे जाके मैकेनिकल वगैरह में जब जो जाएंगे, ठीक है, तो बहुत सारी होती है। और कन्वेंशनल जहाँ पे भी हीट की जरूरत पड़ेगी, है ना, केमिकल वगैरह, तो वहाँ पे इसका यूज करेंगे, बट यहाँ पे इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, तो इसकी स्टडी यहाँ पे नहीं करने वाले, थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, ठीक है। मेन जो न्यूमेरिकल आएगा वो कंडक्शन में आएगा और रेडिएशन में आएगा, ठीक है, वो रेडिएशन में आएगा, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन प्रोसेस। व्हाट इज कंडक्शन प्रोसेस, इसको ब्रेक डाउन करने वाले हैं ऑसम तरीके से। आप देखते रहना, मस्त तरीके से बस सुनते रहना, लिखते रहना, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते रहना। कंडक्शन क्या होता है, रेडिएशन के थ्रू हीट कैसे ट्रांसफर होती है, कन्वेंशन जो कन्वेक्शन प्रोसेस होता है उसके थ्रू कैसे हीट ट्रांसफर होती है, सब बातें आज हम यहाँ पे करने वाले हैं, और डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं हम कंडक्शन के थ्रू।
क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, देन रेडिएशन से आने वाले क्वेश्चन आएगा जरूर, ये ध्यान रखना। और इजी भी होगा, अच्छी बात ये है हमारे लिए, सो टेंशन नहीं लेने का। जितने भी फंडामेंटल कंसेप्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ट्रिक्स वगैरह जो भी बताने वाला हूँ, तो ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सीखेंगे। ओके, इसको जल्दी से एक्सप्लेन कर लेते हैं अपने इस कंसेप्ट को, जिससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। इसका कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पहले आपको बताऊंगा। कुछ टर्म्स होते हैं जो यहाँ पे यूज किए जाते हैं, पहले उनकी जानकारी लेते हैं, फिर हाउ टू यूज दिस कंसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। ओके, वो सब यहाँ पे लर्निंग हमने करनी है। सो हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन प्रोसेस। ओके, सो देखो यार, कंडक्शन जो होता है मेनली वो सॉलिड्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, सॉलिड्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सॉलिड में क्या होते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, वो वेरी क्लोजली एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। ठीक है ना, बहुत क्लोजली अटैच्ड होते हैं। ठीक है, वो जा नहीं सकते एक जगह से दूसरी जगह। सॉलिड्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक तरीके से हम सपोज करो मैंने एक रॉड यहाँ पे ली सॉलिड, ठीक है, इस तरीके से मैं मान लेता हूँ, और बहुत ध्यान से आप देखना, थोड़ा सा बेसिक सा आपको समझ में आ जाएगा ना, तो मजा आएगा आगे पढ़ने में। ठीक है, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं, थोड़ा तो सेंस एक डेवलप हो जाना चाहिए माइंड में, एक सेंस डेवलप होना चाहिए कि यार थिंकिंग प्रोसेस आपके पास होना चाहिए कि यार इस तरीके से हम विजुअलाइज कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, तो मजा आता है फिर पढ़ने में, ओके, समझने में। तो ये बोलते हैं सॉलिड्स हैं, इसमें बहुत सारे इसके मॉलिक्यूल्स होंगे जिससे मिलके बना हुआ है, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, आपको इसमें होगा क्या, इसमें हो क्या रहा होगा, हीट कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर होती है। ठीक है जी, ओके, अब इतना सही बना लिया मैंने, आप समझ लाएंगे कि बहुत सारे हैं भाई यहाँ पे, ऐसे ही है सारे के सारे, बहुत सारे हैं, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, ये बहुत सारे हैं। ठीक है, ये ऐसे आप अंडरस्टूड है, आप इसको इमेजिन करेंगे। तो मैंने मान लिया कि इस सॉलिड के इस एंड पर, जो भी एंड है, ए मान लो, ये एंड बी मान लो, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो T1 है और यहाँ पे T2 है, और मैं मान लेता हूँ इफ T1 इज ग्रेटर देन T2, मतलब सर इसका मतलब क्या हुआ, ए साइड का टेम्परेचर ज्यादा कर दो, बी साइड का टेम्परेचर कुछ कम कर दो। ठीक है, दो या ना दो, ए साइड पे ज्यादा टेम्परेचर दे दो। ठीक है, वो कैसे देंगे सर, कुछ भी कर सकते हो, हीटिंग कर सकते हो उसकी, कुछ भी कर सकते हो इसमें। यहाँ पे एक फायर जनरेट आप कर सकते हो, फायर। ठीक है, इस साइड पे इसको आग से टच करा दो, आग में टच करा दो। जैसे एक रॉड लो और कहीं पे आपने आग जला रखी है और उसमें उसको ऐसे टच करा के रख सकते हो, तो वो गर्म होता रहेगा, वहीं से गर्म होता रहेगा। ठीक है कि नहीं, तो यार यहां से गर्म होगा मतलब इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा कंपैरेटिवली टू दिस। तो पता है क्या होता है, जो इसके पास के मॉलिक्यूल होंगे जिनका टेम्परेचर जो हाई टेम्परेचर पे है, टेम्परेचर की वजह से इनके पास थर्मल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, थर्मल काइनेटिक। ठीक है, काइनेटिक भाई ऑब्वियस है यार, थर्मल काइनेटिक एनर्जी तो आएगी। अब इस साइड से आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ये यहां से ऐसे ऐसे भागना स्टार्ट करेंगे, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, वाइब्रेशन इसमें क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि मूव करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये मूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये तो देखो ना, अगर मैं इसको टेम्परेचर की वजह से एनर्जी दे रहा हूं, उसको काइनेटिक एनर्जी दे रहा हूं, तो जिस भी चीज को इस दुनिया में एनर्जी मिलती हो तो भागेगी ना भाई। अगर मैं आपको बोलूं चलो 1 करोड़ रुपए मैं आपको देता हूं, ये लो ऐश करो, ठीक है, तो आप पढ़ोगे मेरे से या किसी से भी पढ़ोगे? कभी नहीं पढ़ोगे, आप तुरंत निकल जाओगे पतली गली से, या 1 करोड़ जेब में आया और निकल के पतली गली से, काहे को पढ़ना फिर। ठीक है, तो यू आर फ्री टू मूव, क्योंकि आपके पास एनर्जी आ गई, लॉट ऑफ एनर्जी आ गई। तो जब एनर्जी आती है तो मूवमेंट होता है। ठीक है, मूवमेंट होता है तो हम भागते हैं, और अगर हमारे सामने कोई आगे बंदा खड़ा हुआ है तो उससे टकराते भी हैं। अगर रास्ता खाली है तो भागते रहेंगे धक धक धक, और कोई हमें रोक नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बहुत सारी भीड़ है, आप भीड़ में भागना चाह रहे हो, जैसे होता है ना गांव में या शहरों में मेले लगे होते हैं, और मेले समझते हो ना, गए होंगे आप सब लोग। ठीक है, तो मेलों में क्या होता है कि एक बंदा बहुत परेशान है, जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा, वहां पे बॉम्ब फट जाता है, बॉम्ब फटा बूम, है ना, तो जनता एकदम तितर बितर हो जाती है, मतलब इधर उधर भागने लगती है, तो बहुत सारी भीड़ होती है, तो लोग आधे वहीं लड़ लड़ के वहीं गिर जाते हैं, क्योंकि सामने बंदे हैं, तो आप उसी से लड़ जाओगे। अगर खाली रास्ता तो बहुत तेज भाग जाओगे वहां से, ऐसा होता है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब इन मॉलिक्यूल्स को जब बहुत तेज एनर्जी मिलेगी टेम्परेचर की वजह से, आगे भागने की कोशिश करेंगे इधर उधर, इनके सामने ही है, क्योंकि सॉलिड है, बहुत क्लोजली होते हैं, तो ये क्या करते हैं, भाग नहीं सकते, इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये बंदा इसको रोक लेगा, अगर ये भागने की कोशिश करेगा तो ये रोक लेगा। तो यहां बेसिकली होता क्या है, मॉलिक्यूल्स के पास टेम्परेचर की वजह से एनर्जी तो आ गई, आपको पैसे तो मिल गए, लेकिन आप फिर भी नहीं भाग पा रहे हो। अब आप क्या करोगे, यार मैं इस भीड़ से बाहर नहीं निकल सकता। अब आप क्या करोगे, अपने पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो, आपका दोस्त बाहर खड़ा है, तो आप जो आपसे सामने होगा, ले भाई इसको ट्रांसफर कर दे, मेरे दोस्त तक जानी चाहिए चीज। इसका मतलब क्या हुआ, आप एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हो, खुद नहीं जा रहे हो। समझना लॉजिक, मजा आ जाएगा। आप एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हो, खुद नहीं जा रहे हो, इसका मतलब समझना, कंडक्शन प्रोसेस में जो एनर्जी होती है दोस्तों, जो हीट एनर्जी होती है, वो ट्रांसफर होती है
बाय मीन्स मीडियम, मतलब मीडियम तो है बट मीडियम खुद चल के नहीं जाता। देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मटेरियल या मैटर, है ना, मैटर नहीं जा रहा है, ये मॉलिक्यूल यहीं रहेगा बट अपनी एनर्जी इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, ये आगे वाले को, फिर आगे वाले को, फिर ऐसे ही ये पास ऑन होती जाएगी और एंड तक पहुंच जाएगी। तो एनर्जी का ट्रांसफर तो हो रहा है पर यहां पे मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, समझ गए आप, मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। हाँ मीडियम है जो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, पर ये मीडियम का मूवमेंट नहीं हो रहा है। मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है कंडक्शन में एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए। जब तक आप किसी गर्म चीज को टच नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा वो गर्म है। तो टच करना मतलब फिजिकल कांटेक्ट करना उसके साथ, समझ गए। तो टच करने से तभी वो एनर्जी ट्रांसफर करेगी, अपने आप नहीं आएगा, ठीक है, उसका मैटर तुम्हारे हाथ में एंटर नहीं करेगा, एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, समझ गए लॉजिक। तो भाई ये वाइब्रेशन यहाँ पे करेंगे, इनके पास काइनेटिक एनर्जी आएंगी और अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते रहेंगे और लास्ट तक ये जाएंगे। किधर को जाएंगे, इधर का टेम्परेचर ज्यादा है, इधर का कम है, तो जिधर टेम्परेचर कम है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड्स, यानी डेल्टा टी की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस को आप लिखते हो हाई टेम्परेचर, ठीक है, माइनस लो टेम्परेचर। तो एनर्जी का फ्लो होता है हमेशा हाई टू लो, तो एनर्जी इधर को फ्लो कर रही होगी। लेकिन यहाँ पे मैटर यानी मटेरियल जो है, मॉलिक्यूल्स जो है वो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, वो नहीं लेके जा रहे हैं, वो नहीं कैरी कर रहे हैं, बस वो ट्रांसफर कर रहे हैं, पास ऑन कर रहे हैं, पास ऑन कर रहे हैं, पास ऑन कर रहे हैं, समझ गए। तो इस तरीके से एनर्जी आगे जाती रहती है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। आपसे कोई बोलेगा भाई मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल होती है। क्या मीडियम का मूवमेंट होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। ये बिल्कुल आपने अपने दिलो दिमाग में सेट करके रखना है, ओके। तो इतनी सी कहानी आपको अगर समझ में आ गई तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब देखो, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, अब इधर इधर जाते हैं टेम्परेचर बहुत कम है, लो टेम्परेचर है ना, तो यहां पे कुछ अलग होगा, यहां पे कुछ अलग होगा, यहां के मॉलिक्यूल्स के पास कुछ अलग, यहां पे अलग, यहां पे अलग, यहां पे अलग, यहां पे अलग, ठीक है। तो जैसे जैसे एनर्जी आगे बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर कम होता जा रहा है कि नहीं, वेरी कर रहा है कि नहीं, समझ रहे हो आप, टेम्परेचर तो वेरी करेगा ना बॉस, ठीक है। तो ये सारी ही तरीके हमने सीखने हैं कि यार यहां पे ये चल क्या रहा है, ठीक है, ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रही है, बिल्कुल। यहां पे एक इंपॉर्टेंट स्टेट आती है जिसको बोलते हैं हम स्टडी स्टेट कंडीशन, स्टडी स्टेट कंडीशन, है ना, इसको बोलेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यानी ये थोड़ा सा आपने समझना है जस्ट, क्यों, और आपने अपने दिमाग में एक चीज और याद रखनी है कि भाई स्टडी स्टेट कंडीशन पे ही सारी सिचुएशन हैंडल करेंगे। मतलब इस पूरे चैप्टर में जो भी कंसेप्ट हम सीखने जा रहे हैं, जो भी अप्लाई करने जा रहे हैं, जो भी न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं, ऑल दे आर अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन, बस ऐसे याद रखना। अब ये होता है क्या है, इन स्टडी स्टेट कंडीशन में जो हीट ट्रांसफर का जो रेट है ना, dq/dt, ये कांस्टेंट हो जाता है। इसका मीनिंग क्या अभी बताऊंगा, है ना, पहले समझ लो, ये कांस्टेंट हो जाएगा। हीट को मैंने q से रिप्रेजेंट कर दिया है, उसके ट्रांसफर होने का जो रेट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम है ये t, ठीक है, रेट मतलब ये टाइम की रिस्पेक्ट में है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ध्यान से समझना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के अकॉर्डिंग जो ट्रांसफर होने का रेट है वो कांस्टेंट हो जाता है। और यू कैन से टेम्परेचर के चेंज होने का जो रेट है ना, टेम्परेचर के चेंज होने का जो रेट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हो जाता है आपका जीरो, ठीक है, वो हो जाता है आपका जीरो, ठीक है। तो टेम्परेचर के चेंज होने का जो रेट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो आपका जीरो हो जाता है, यानी टेम्परेचर का इस तरीके से आपने याद रखना। बट चूंकि हीट इस साइड से इस साइड में जा रही है तो इसकी कुछ लेंथ भी होगी, देखो लेंथ भी होगी। यानी सपोज करो आप यहां पे किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे यहां पे बात कर रहे हो, यहां से यहां तक, तो भाई जो हीट फ्लो कर रही है, यानी जो टेम्परेचर का चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। सो ये कंडीशन आपने याद रखनी है, यानी टेम्परेचर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो रेट होगा वो जीरो हो जाएगा, बट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, ओके। तो यार स्टडी स्टेट कंडीशन में मैंने आपको बताया कि जो हीट का ट्रांसफर रेट है वो कांस्टेंट है, यानी टेम्परेचर का जो चेंज, जो टेम्परेचर का चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो जीरो होगा, बट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस दैट इज नॉट जीरो। इस पे डिपेंडेंट भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो कंडीशन याद रखनी बहुत जरूरी है। अब देखो यही वाला कंडीशन मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, यही वाली कंडीशन मैं यहाँ पे बनाता हूँ, पता हो क्या बोल रहा है, ठीक है, वो बोल रहा है व्हेन, ऐसे याद रखना, व्हेन एट ईच क्रॉस सेक्शनल एरिया, एट ईच क्रॉस सेक्शन, है ना, एट ईच क्रॉस सेक्शन, व्हेन एट ईच क्रॉस सेक्शन टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब हर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाए
मतलब उस क्रॉस सेक्शन पे जो एनर्जी आ रही है उसको एब्जॉर्ब करना बंद कर दे। मतलब कैसे सर, सपोज करो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ऐसे समझ लो। तो यहाँ पे आपने देखा ये है 100 डिग्री पे, और जब आपने यहाँ टेम्परेचर दिया था रैंडमली और ये लो कुछ टेम्परेचर तो हीट या एनर्जी आगे जा रही थी और धीरे धीरे टेम्परेचर कुछ वेरी कर रहा था, वो रैंडमली किसी न किसी तरीके से वेरी कर रहा होगा। लेकिन अब वो पता क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा हो जाए आफ्टर सम टाइम, यू नो आफ्टर सम टाइम, अगर आफ्टर सम टाइम ऐसा हो जाए, इसके इस क्रॉस सेक्शन को देखो, 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 यहां पे टेम्परेचर हो जाए 80 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इस तरीके से। और ये मैंने अभी चलो इसको 20 मान लेता हूं मैं, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस मान लेता हूं क्योंकि बहुत दूर तक अदरवाइज मेरे को जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर ध्यान से देख सकते हो इस पे जो यहां से हीट चलेगी, हीट यहां से भी और यहां से भी सेम हीट, यहां से भी सेम हीट, यहां से भी सेम हीट और यहां से भी सेम हीट, यानी स्टडी स्टेट कंडीशन पे क्या हो रहा है, बेसिकली जो हीट एंटर कर रही है वही बाहर निकलेगी, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अब हीट यहां पे एब्जॉर्ब नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब हीट कैसे हुआ, ये बिल्कुल वैसे ही हो सकता है जैसे कि मैं कुछ खा रहा हूं, सपोज करो मैं कुछ खा रहा हूं, मुझे भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है, ठीक है, किसी ने मेरे को कोई चीज दिले भाई खा ले, तो ये चीज खा और इसको खा और पेट वेट भर अपना, ठीक है, तो मैंने जल्दी 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 इसको खा लिया, ठीक है। अब आप देख रहे थे मेरी तरफ बैठ के, यार सर अकेले ही खाओगे, हमें नहीं दोगे, मैंने कहा मेरे को भूख लगी है, तो पहले मैंने खाया, ठीक है। अब जब मेरा पेट भर गया बढ़िया तरीके से, मेरी भूख मिट चुकी है, अब मैं आपको पास करूंगा, ठीक है, आप खाओगे, फिर आप अपने दोस्त को पास करोगे, समझ गए। जब तक हमारा पेट नहीं भर जाता, जब तक हम सेटिस्फाई नहीं हो जाते, हम उस एनर्जी को आगे पास नहीं कर रहे हैं, तो ये वेरिएशन हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम तीनों का पेट भर चुका होगा, बढ़िया से हम खा चुके होंगे, अब हमें कोई बंदा देगा, ला भाई और दे, है ना, और दे, तो मैं लूंगा, मैंने बोलूंगा नहीं मेरा तो मन नहीं है और मैं खा चुका हूं, अब मेरा मन नहीं है, तो मैं तुरंत उसको पास कर दूंगा, समझ गए। तो लास्ट वाले तक वो ऐसे ही चली जाएगी विदाउट कंज्यूमिंग, वो चीज ऐसे ही चली जाएगी विदाउट कंज्यूमिंग, समझ रहे हो। तो इसका मतलब जो हीट अब आ चुकी है, क्योंकि इस क्रॉस सेक्शन पे टेम्परेचर 100 है, 80, अगर इनके बीच का डिफरेंस देखो 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस और 40 to 20 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका है एक तरीके से, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अब ये वेरी नहीं करेगा, आप देख लो कांस्टेंट रेशियो मेंटेन कर लेगा, ठीक है। तो हीट जो भी एंटर करेगी ये एब्जॉर्ब नहीं होगी, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स जो भी होंगे एब्जॉर्ब नहीं होगी, बस इसको पास करा देंगे इस क्रॉस सेक्शन से इस पे, इससे इस पे, इससे इस पे, और बाहर भी जितनी गई उतनी ही निकल जाएगी। इसलिए मैंने बोला था इसका जो रेट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कांस्टेंट हो जाएगा, अब इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, मतलब एट स्टडी स्टेट नो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, आप ऐसे समझ लो, अब वो हीट एब्जॉर्ब नहीं की जाएगी, ठीक है। बस सिंपल सा लॉजिक ये याद रखना है। और जब भी कभी वो किसी न्यूमेरिकल में कहीं पे किसी कंडीशन में स्टडी स्टेट कंडीशन की बात करेगा, बस समझ जाना स्टडी स्टेट कंडीशन की बात करेगा, जितनी हीट एंटर कर रही है उतनी हीट वहां से बाहर भी निकलनी चाहिए, अंदर ही अंदर उसका कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, उसको खर्च नहीं किया जाएगा अंदर ही अंदर, समझ गए, बस इतना है, उसका कोई लॉस वहां पे आप देखने को आपको नहीं मिलेगा, कॉन्स्टेंटली चलती रहेगी, ठीक है। तो यार इतनी सी सिचुएशन है, इतना भी आप याद रखेंगे तो एक बेसिक नॉलेज आपको हो जाएगी। उसके बाद जो मेन है हीट कंडक्शन जो लॉ होता है जिसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल करते हैं उनकी हम बातें करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो वहीं से आएगा, और जितनी भी कैलकुलेशन मैं करूंगा, जो भी यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा, सब स्टडी स्टेट कंडीशन पे ही होने वाला है, समझ गए लॉजिक, आप स्टडी स्टेट कंडीशन पे ही होने वाला है, ओके गाइस। सो फाइनली जो बेसिक सी नॉलेज थी वो हमने ले ली है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप उसको एंजॉय करेंगे अपने अकॉर्डिंग, उसको वॉच करेंगे अपने अकॉर्डिंग, उसमें से पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उनका यूज करेंगे अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने के लिए, क्योंकि थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा बेसिक बहुत जरूरी होता है, यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिनका यूज करके हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं, एंड दिस इज द मेन जो यहाँ से हमारी स्टार्टिंग होने वाली है, ओके। सो बात करूंगा यहाँ पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, जो हीट ट्रांसफर हो रही है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, यू हैव टू रिमेंबर नाउ, हीट का ट्रांसफर केवल टोटली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। इसका कॉज क्या है, इसका कारण क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। अगर इस पॉइंट का टेम्परेचर और इस पॉइंट का मैं सेम कर दूं तो कोई हीट ट्रांसफर यहां से यहां नहीं होगा, मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस होना लाजमी है, वरना सबाना आजमी है, समझिए। सो टेम्परेचर डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट, ओके। सो कम ऑन, तो देखो यार इसमें मैंने बोला रेट ऑफ हीट, अगर मैं हीट की बात करूंगा, केवल हीट एनर्जी या हीट की, केवल रेट नहीं बोल रहा है हीट, तो मैं उसको क्यू से डिनोट करूंगा, दिस इज हीट एनर्जी। आप बहुत ध्यान से समझना मैं क्या क्या बता रहा हूं यहाँ पे, है ना, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, न्यूमेरिकल तो बहुत औसम तरीके से हम फोड़ेंगे, हम टेंशन नहीं लेने का, आप देखते जाए। अगर वो बोल रहा है रेट ऑफ हीट, तब मैं इसको एच से डिनोट करूंगा, रेट ऑफ हीट को एच, और इसको हीट करंट भी कहते हैं, हीट करंट भी कहते हैं,
ठीक है, जो हीट फ्लो कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समझ गए, हीट करंट, उसका रेट, समझ गए। तो दोनों में फर्क है। अगर केवल बोल रहा है हीट की बात कर रहा है, हीट एनर्जी की, तो क्यू से डिनोट करने वाले हैं, मतलब वो टोटल टाइम में जितनी भी एनर्जी जा रही होगी उसकी बात कर रहा है। लेकिन अगर पर यूनिट टाइम की बात कर रहा है, रेट की बात कर रहा है, ठीक है, तो वो हीट करंट यानी एच से डिनोट करेंगे। अलग अलग इसलिए करेंगे जिससे डिफरेंशिएशन बना रहे, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहा है सर, देखो भाई, देखो वो क्या कर रहा है। उसने बोला जो रेट होता है हीट ट्रांसफर का, ये एच, ठीक है। अगर मैं यहां पे एक रॉड लेता हूं, कंडक्टिंग रॉड है, वाहियात सी बन गई है कुछ, ऐसे मान लो आप इसको, ठीक है, ऐसे मान लो, ओके। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है, और इसकी जो लेंथ है दोस्तों वो एल है, ऐसे मान लेंगे हम, ठीक है। और इस एंड पे टेम्परेचर लेट्स से T1 और इस पे T2। मैं मानता हूं इफ T1 इज ग्रेटर देन T2, आपकी मर्जी है। अब आपको बिल्कुल क्लियर है, जैसे जैसे आपको पता चला है कि इस एंड का टेम्परेचर ज्यादा है और इस एंड का टेम्परेचर कम है, तो ऑब्वियसली हीट यहां से स्टार्ट होगी, है, हीट यहां से स्टार्ट होगी Q, चलो ठीक है सर। और ये Q धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ेगी इधर इधर, फिर लो टेम्परेचर तक जाएगी, ऑब्वियस है। और जैसे जैसे T1 से T2 की तरफ जाएगी, जो टेम्परेचर है आपका, हमें पता है वो डिक्रीज करता है, डिक्रीजेज। लेकिन हम यहां पे बात करेंगे एट स्टडी स्टेट, केवल स्टडी स्टेट कंडीशन। स्टडी स्टेट कंडीशन पे हम बात करने वाले हैं जब हर क्रॉस सेक्शन पे, यहां पर हो, यहाँ पे टेम्परेचर आपका जो रेट है टेम्परेचर चेंज होने का वो जीरो होता है, मतलब आप समझ जाएंगे, ठीक है। पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, कहने का मतलब, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्टडी स्टेट कंडीशन पे, ओके सर। अब वो बोलता है जो हीट इसमें एंटर कर रही हो किस किस पे डिपेंड कर रही है। अब ध्यान से देखो, ए से बी तक जाने में कुछ टाइम भी लगेगा, लेट्स सी यहां से यहां तक जाने में टाइम लगा टी, टी इज द टाइम, कैपिटल टी इज द टेम्परेचर, स्मॉल टी इज टेकन एज टाइम, आप समझ जाएंगे, ठीक है। और यहां से यहां तक जाने पे उसको लेंथ भी कवर करनी पड़ेगी, तो जितनी ज्यादा लेंथ कवर करेगा, ठीक है, जितनी ज्यादा लेंथ कवर करेगा उतनी ही एनर्जी लॉस करेगा, ठीक है। तो वो बोलता है कि जो रेट है हीट ट्रांसफर होने का, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा हीट वहां से ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। और टोटली डिपेंड कर रहा है T1 और T2 की वजह से, यानी डेल्टा T पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है L के, ठीक है जी, ये है। तो ये हो गया इसका हीट कंडक्शन लॉ, और इसको हम लिख सकते हैं, कांस्टेंट आएगा यहां से K, ठीक है, A डेल्टा T ओवर L, ठीक है। ये क्या है सर, ये है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर या हीट करंट। और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का मतलब होता है हीट पर यूनिट टाइम जो ट्रांसफर हो रही है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसकी जो यूनिट है वो बन जाएगी, इसकी यूनिट होती है जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, यानी इसकी यूनिट को हम जूल पर सेकेंड को वॉट भी लिख सकते हैं, दिस इज वॉट, ठीक है। तो भाई ये फॉर्मूला है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला हीट करंट के लिए। तो दोस्तों H की वैल्यू डायरेक्ट आ गई आपके K A डेल्टा T का मतलब हाई टेम्परेचर माइनस जो लो टेम्परेचर होगा ओवर L, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, है ना, टू कैलकुलेट द रेट। अगर हमें हीट का रेट निकालना है, कितना ट्रांसफर हो चुकी है वो हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। यहां पे जो K निकल के आया ना, ये K, इसको बोला गया कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी कि क्या चल रहा है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी यूनिट और इसकी डायमेंशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है, डायमेंशन वाले चैप्टर में हमने देखा भी था, तो इसकी यूनिट एंड डायमेंशन बहुत ज्यादा आपसे पूछी जाएंगे, ठीक है, वो आप निकाल भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। तो यार ये है इसकी कहानी, आप ध्यान से देखेंगे, हाई माइनस लो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे लेना होता है। दिस इज द लेंथ, ये वो लेंथ है जिसके अलोंग हीट फ्लो कर रही है, लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर चीज पे फोकस करना है, लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है, along which heat transfer, ठीक है। ये आपने ध्यान देना है कि वो लेंथ लेनी है जिसके अलोंग, जिसके डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर कर रही होती है, ठीक है। और ए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसमें हीट एंटर कर रही हो, जिस एरिया से हीट पास हो रही है, देखो वो वाला लेना है, ना कि ये वाला, ये वाला नहीं, क्योंकि यहां पे हम प्योरली हीट ट्रांसफर जो रेट ले रहे हैं वो बाई कंडक्शन ले रहे हैं, वो बाई कंडक्शन की बात कर रहे हैं, हम केवल कंडक्शन की बात कर रहे हैं, नॉट रेडिएशन, नॉट रेडिएशन, रेडिएशन की बात ही नहीं हो रही है, केवल एक प्रोसेस की बात हो रही है, यहां से हीट किसी और डायरेक्शन में नहीं जाएगी, केवल इस तरीके से जाएगी, है ना,
समझ गए आप, रेडिएट नहीं हो रही हीट यहाँ पे, ठीक है, समझ गए आप लॉजिक, तो हर डायरेक्शन में नहीं जा रही होगी, ठीक है। तो सिंपली तो दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस, वो तो बिल्कुल क्लियर है ही आपके पास, ठीक है जी। यूनिट मैंने आपको बता दिया, इसकी यूनिट को आप वॉट लिख सकते हो जो बनी है जूल पर सेकंड से। इसकी वजह से आप के की वैल्यू निकाल सकते हो, तो के की जो यूनिट आएगी, देखो अगर मैं के की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करूं तो मैं लिखूंगा एच एल ओवर ए डेल्टा टी, तो एच आ गया वॉट, यह आ गया मीटर और ये आ गया मीटर स्क्वायर और ये हो गया केल्विन, के को मान लो केल्विन, ठीक है, ये केल्विन है भाई, इस वाले के को और इस वाले के को कंफ्यूज मत करना, या डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हैं आप, ये कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा वोट पर मीटर केल्विन, ठीक है, या इसको लिख सकते हो वोट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। अगर वोट नहीं लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो जूल पर मीटर पर सेकंड, है ना, जूल पर मीटर सेकंड केल्विन या डिग्री सेल्सियस, ऐसे भी लिख सकते हो, जूल में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो भाई यूनिट के बारे में पता होना चाहिए एंड टोटली डिपेंड अपॉन मटेरियल, है ना, मटेरियल पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, यानी थर्मल कंडक्टिविटी का जो कोफिशिएंट है, जो थर्मल कंडक्टिविटी है, इसके बारे में हर बेसिक जानकारी आपको थोड़ी सी रहनी चाहिए, और इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, फॉर्मूला है, वो पता होना चाहिए। हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सब बताऊंगा, बस आप देखते रहिए, पेशेंस बना के रखिए, मजा आने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे हम बढ़ेंगे, पहला लेक्चर है हमारा इस टॉपिक का, सो दैट्स वाई बेसिक होने वाला है, और उसका यूज करके हम न्यूमेरिकल भी डिफरेंट तरीके करने वाले हैं। 3-4 क्वेश्चन में औसम तरीके के बताऊंगा, पहले इसके सारे कंसेप्ट देख लेते हैं पहले, ठीक है, जिससे हम फंसे ना, कहीं पे भी दिक्कत ना आए किसी भी तरीके की, समझ गए। ओके, इसमें थोड़ी सी बातें और है, बस वो भी जल्दी से बता देता हूं, उसके बाद उस कंसेप्ट पे आते हैं जिसका यूज करके न्यूमेरिकल करने हैं हमने। बेसिकली जो न्यूमेरिकल आते हैं वो कहां से आते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करके कैसे न्यूमेरिकल आएंगे, उसी की बात करेंगे, और जल्दी से ही स्टार्ट कर लेंगे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ओके, सो देखो एक चीज और इसमें याद रख लो, अगर वो बोलता है कि टोटल हीट कितनी ट्रांसफर हो रही है, टोटल हीट ट्रांसफर की अगर बात करें, तो यार एक बात बताओ, जो मैंने अभी अभी लिखा है एच, ये आया था के ए डेल्टा टी बाई एल, यही आया था, इसकी लेंथ मान लो एल मान लो, ठीक है, ये हीट ट्रांसफर रेट है। अगर मैं इसको यहां पे लिख दूं क्यू बाई टी, यानी हीट ट्रांसफर पर यूनिट जो भी टाइम है, तो आप लिखेंगे के ए डेल्टा टी बाई एल, तो टी को इधर मल्टीप्लाई, टोटल हीट कितनी ट्रांसफर हो रही है टी टाइम के लिए, वो आप यहां से निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, अगर वो बोल रहा है कि यूनिट पे डिपेंड करेगा, इसकी यूनिट अब जूल होगी, बस ऐसे याद रखना, इसकी यूनिट अब जूल होगी, ठीक है। अगर कैलोरी है, जूल में बदल सकते हैं हम, क्योंकि हमें पता है 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल के इक्वल होता है, तो आप बदल सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। तो या तो जूल होगी या कैलोरी होगी, स्टैंडर्ड यूनिट जूल, ठीक है, ये कन्वेंशनल यूनिट है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं जूल में। तो ये रहा टाइम, ये टोटल टाइम के लिए जितने टाइम के लिए हीट ट्रांसफर करा रहे होंगे या हो रही होगी, उसका टाइम है, उस टाइम से मल्टीप्लाई करो, टोटल हीट कितने ट्रांसफर हुई है, उसका रेट ना आके टोटल हीट ट्रांसफर आपके पास आ जाएगा। अब देखो यार, अगर इफ हीट ट्रांसफर टेक प्लेस ड्यू टू स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस, अगर मैं ऐसे मान लूं, तो एक चीज यहां पे ध्यान रखना, आप इसको लिख सकते हो डी एच इक्वल टू के ए डेल डी टी ओवर डी एक्स, है ना, डी एक्स लेंथ में, है ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, सपोज करो यहां से यहां पर इतनी सी लेंथ में, इतने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में हीट ट्रांसफर हो रही है, और इस एंड से लेके इस एंड का टेम्परेचर डिफरेंस जो है, दोनों एंड का, ए और बी एंड में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो dt है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, टोटल निकालने के लिए फिर आप इंटीग्रेट वगैरह जो भी करना चाहो वो कर सकते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए। अब एक चीज देखो, इस फॉर्मूले को देखो या इसको देखो, ये जो चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ है या dt ओवर dx है, इसी को बोला जाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, याद रखना भाई इसको भी, है ना, टर्म इंपॉर्टेंट है। यानी जो dt अपॉन dx है, इस रेशियो को, यानी टेम्परेचर का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, आपको पता भी है, आपको पता है, ये सारी चीजें मैंने बताया था कि टेम्परेचर T1 एंड इसका T2 है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक एट स्टडी स्टेट टेम्परेचर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा वो 0 होगा, बट टेम्परेचर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है, कोई भी डिस्टेंस अगर आप ले लो वो 0 नहीं होगा, मतलब टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस यहां से यहां तक जाने पे चेंज हो रहा होगा डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो टेम्परेचर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो भी होगी वो एक वेरिएबल पार्ट हो गया इसका ये, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज
टेम्परेचर ग्रेडियंट, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। और टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब जैसे जैसे आप हाई टेम्परेचर से लो की तरफ जा रहे हो वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो इसका ग्राफ अगर बनाना पड़े दोस्तों, टेम्परेचर वर्सेस डिस्टेंस, आप टी वर्सेस, मैं डी टी डी एक्स बना रहा हूं, या आप ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ पे टेम्परेचर लिख दिया आपने, इधर एक्स लिख दिया, आपकी मर्जी है। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सम टाइम ये ग्राफ इस तरीके से भी देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो बट आपको पता होना चाहिए इसकी जो स्लोप है नॉर्मली वो हम नेगेटिव लेते हैं, स्लोप जो नेगेटिव लेते हैं, बट अगर हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में उसको टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इस तरीके से बन जाएगा, डिक्रीज कर रहे हैं तो इस तरीके से बन जाएगा, बट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो स्लोप है इसकी, दो स्लोप आएगी निकल के नेगेटिव आएगी, इसलिए आपने देखा होगा कहीं कहीं पे लिखा होता है डी टी ओवर डी एक्स की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, और कहीं कहीं पे इस फॉर्मूले में माइनस साइन भी लिखा होता है, यानी अलोंग द लेंथ जाने पे जो हीट का ट्रांसफर है वो कम हो रहा है, वो डिक्रीज कर रही है हीट, दैट्स वाई नेगेटिव साइन लेते हैं। और dt ओवर dx टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू x, तो फिर ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, मतलब आपने बस प्लस ही लेके सॉल्व करना है, हमने तो न्यूमेरिकल जो सॉल्व करने हैं, सो नो प्रॉब्लम, यू हैव टू रिमेंबर दिस ग्राफ, एक्चुअली इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं बताऊंगा आगे चल के आपको। तो एक तो आपको क्लियर होना चाहिए कि टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब टेम्परेचर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज टेम्परेचर ग्रेडियंट। विद रिस्पेक्ट टू टाइम हीट ट्रांसफर जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा, बट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस टेम्परेचर चेंज होगा स्टडी स्टेट पर। समझ गए लॉजिक, स्टडी स्टेट कंडीशन है, सारी कंडीशन स्टडी स्टेट कंडीशन है। अब दोस्तों एक लास्ट कंसेप्ट है यहाँ पे जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, थर्मल रेजिस्टेंस। दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस, ओके। इसको हम RTS से डिनोट करेंगे, जैसे हमारे पास होता था ना इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे भी वो जो रॉड है जिस मटेरियल की बनी हुई है, जो जो उसमें डायमेंशन यूज हो रखी है, उनका यूज करके एक रेजिस्टेंस उसका बन जाएगा, है ना, उसको बोलेंगे हम थर्मल रेजिस्टेंस। अब वो निकालेंगे कैसे, इसको हम इलेक्ट्रिकल एनालॉजी का यूज करेंगे, है ना, यूज इलेक्ट्रिकल, ठीक है, एनालॉजी, ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनालॉजी थी जो हमने पढ़ रखी है, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, कि किसी रेजिस्टेंस में करंट जा रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो करंट फ्लो हो रही है उसको हम रिलेट करते थे V इक्वल टू IR से, तो वो जो करंट है, जो एनर्जी फ्लो कर रही है, जो करंट है, वो हम निकाल सकते थे पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो उस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता था उसको हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते थे। बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट है, डिक्टो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत ईजी होने वाला है और बहुत मजा भी आने वाला है, बस आप देखते रहेंगे क्योंकि सब कुछ बेसिक सा है, सारे कंसेप्ट हैं, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, तो कैलकुलेशन करने में हम बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं रेजिस्टेंस का कंसेप्ट क्या है और फिर उसको अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चंस करने के लिए। ओके, कम ऑन, ओके, सो हियर वी गो। जल्दी से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भाई हमारा जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो क्या है, उसका यूज कैसे करना है और किस तरीके से हम इसको इजीली याद रख सकते हैं। सो याद रखने वाली तो कोई टेंशन ही नहीं है, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ को ढंग से अप्लाई करना आता है तो कोई फंडाइच नहीं है यार। देखो अभी अभी हमने क्या सीखा है, एक रॉड है कंडक्टिंग, दिस इज ए कंडक्टिंग रॉड, इसके इस ए एंड पे, है ना, नो ए एंड, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस रॉड ए, एंड इसके इस एंड पर टेम्परेचर है T1, इस एंड पे T2, हमने मान लिया if T1 इज ग्रेटर देन T2, तो बताइए, देखो यार सीधी सी बात है, अगर इधर टेम्परेचर ज्यादा है इधर कम है तो हीट का फ्लो हाई टू लो ही होगा, तो हीट यहां से फ्लो करना स्टार्ट करेगी और वो इधर को जाएगी। आप बस देखते रहे, मेरे साथ बने रहे, मिशन पे हम चलेंगे और लास्ट तक हम पहुंचेंगे अपनी मंजिल तक। ओके, हर कंसेप्ट आपके दिल और दिमाग में जाके आएगा, ठीक है, आपको समझा के आएगा, आपके कंसेप्ट क्लियर करके आएगा, ठीक है। तो हीट यहां से यहां तक जा रही है, अब क्या होगा सर, अभी लिखा तो था, तो ये जो हीट यहां से जा रही है Q और यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लेगी T, तो हीट पर यूनिट टाइम, इसी को तो बोला था हमने अभी अभी H, यानी हीट करंट, यानी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। तो हमने H को अभी क्या लिखा था, KA डेल्टा T अपॉन L, ये लिखा था, यस। अब देखो ये हीट क्या है, हीट रेट है, ये हीट करंट बोलते हैं हम इसको, हीट करंट, यानी इसको हम बिल्कुल एज्यूम कर लेंगे जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इज इक्वल टू, समझ रहा। अब याद करो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती थी, इलेक्ट्रिक करंट होती थी V/R, होती थी कि नहीं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। और यहाँ पे कॉज ये था करंट को करंट बनाने का जो कॉज था, अगर किसी रेजिस्टेंस में, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है 10 वोल्ट और यहाँ पे दे रखा है 4 वोल्ट, तो यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो करंट इधर से जाएगी, क्योंकि इनके बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो कितना है, 10 - 4 दैट इज 6 वोल्ट, तो अल्टीमेटली 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो करंट इधर से जाएगी हाई टू लो, और इसमें जो करंट जाएगी इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो R होगा, और आपने देखा था इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालते थे V इक्वल टू IR से, यानी जो करंट इसमें फ्लो कर रही है एनर्जी, तो इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस कहते हैं।
तो जो कॉज है किसकी वजह से जा रही है, 6 की वजह से। अगर मान लिया 2 ओम है तो मैं लिखूंगा 6/2 यानी 3 एम्पियर, तो ये कॉज है। तो बिल्कुल वैसा ही यहां पे चल रहा है। अब ध्यान से देखना, ये जो रॉड है, अगर मैं मान लू इस रॉड को, किसका रेजिस्टेंस क्या है, इस एंड का टेम्परेचर है T1 और इस एंड का टेम्परेचर है T2। ये कंसेप्ट अगर आपके दिल और दिमाग में समा गया ना तो मजा आएगा आपको। टिपिकल से टिपिकल इसके सारे क्वेश्चन फोड़ देंगे, ठीक है, बस समझ लो। तो इस रॉड को आप रिप्लेस कर दो एक रेजिस्टेंस से, कांटे कांटे बना दो जैसे वहां बनाते थे हम, ठीक है, वहां पे भी तो एक वायर ही लेते थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस एंड का टेम्परेचर T1 है, इसका T2, बाकी इसका पूरा मटेरियल यूज होगा ये रेजिस्टेंस बनाने में। ओके, तो दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस बना इसको बोलते हैं हम थर्मल, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करती है। और हमने माना है T1 इज ग्रेटर देन T2, तो इधर से हीट आएगी H, और ये H का किसका काम कर रही है, I का। बिल्कुल ऐसे देखो, ठीक है, यहां पे करंट फ्लो कर रही है वोल्टेज डिफरेंस की वजह से, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो कर रही है, इसलिए टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से है, इसलिए हीट करंट कहते हैं। वोल्टेज की वजह से है, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है, कम ऑन। तो अब वो इसमें जाएगी, तो हम कैसे लिखेंगे सर, इस H को हम कैसे लिख सकते हैं, I को हमने कैसे लिखा V/R, तो H को हम कैसे लिखेंगे, H, इसका कोज कौन है, इसका कोज है टेम्परेचर का डिफरेंस, यानी डेल्टा T/RTH, बस। यानी यू हैव टू रिप्लेस दिस V बाई डेल्टा T, क्योंकि यहां पे कोज है पोटेंशियल का डिफरेंस, यहां पे है टेम्परेचर का डिफरेंस, हो गया खत्म कहानी। तो दिस हीट करंट कैन बी रिटन एज टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, जो भी होगा उसका जो भी आपका कंडक्टिंग रॉड दे रखी है, 1 है 2 है 3 है 4 है, जितनी भी होंगी, ठीक है, ये आपने बस ध्यान देना है। अब ये जो थर्मल रेजिस्टेंस है ये है क्या, है ना, ये है क्या, देखो ये आपको यहीं से पता चल रहा है। आपने इस इक्वेशन को ऐसे यूज करना है कि H को यहीं रखना है, डेल्टा T को ऊपर रखना है, बाकी सब नीचे लेके जाओ, L पहले से इसको नीचे लेके जाओ, तो L/KA लिख सकते हो आप, देखो, क्योंकि ये वैल्यू ऊपर ही जाएगी अल्टीमेटली। सो दिस इज योर H एंड कंपेयर करो देखो इसके साथ, तो ये RTH ये है, तो यानी RTH को आप लिख सकते हो L/KA, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ द रॉड, थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन दोनों का रेशियो LKA, दोनों का प्रोडक्ट L/KA, इस रेशियो को कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। L इज द लेंथ, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये तो होगी डायमेंशन, ये होगी उसकी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। बिल्कुल वैसा ही है जब रेजिस्टेंस मटेरियल की हम बात करते थे, किसी भी, है ना, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की जब बात करते थे तो उसका रेजिस्टेंस को हम लिखते थे ρL/A, और रो है रेजिस्टिविटी। अगर कंडक्टिविटी बनाना है तो उसको हम लिख सकते हैं, रो होती है 1/σ यानी L/σA। कुछ याद आ रहा है ठीक है, L लेंथ है इसकी, जो यहां पे वायर यूज करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, के थर्मल कंडक्टिविटी है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस यहां पे ले रहे हैं हम, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेम है, बस सिग्मा की जगह हमने के लिख दिया है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। दिमाग के तार खुले, इंफॉर्मेशन गई दिमाग में कि किस तरीके से सेंस बनाना होता है, किस तरीके से रिलेट कराना होता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन इमेजिन, तो दिस इज योर थर्मल रेजिस्टेंस फॉर्मूला। एंड बहुत मजा आने वाला है जब हम कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन करेंगे, जैसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते थे ना, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, क्योंकि थर्मल रेजिस्टेंस बिल्कुल वैसे ही निकालना है जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस निकालते थे सीरीज में, पैरेलल में, बिल्कुल डिक्टो, सब कुछ सेम होने वाला है, बस आपने ध्यान रखना है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है इन सारी चीजों का, और किस तरीके से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो सब आपके सामने है दोस्तों, कैसे यूज करना है वो सब आपके सामने है। होप सो आप समझ गए होंगे बेसिक क्या है, लॉजिक क्या है, इसके बिहाइंड जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में गई होंगी। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ जहां से न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछे जाएंगे, है ना, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ऑसम से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। जैसे हमने ओम्स लॉ जब पढ़ लिया था तो हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही करना है। अभी तो एक कंडक्टिंग रॉड है, ठीक है, एक कंडक्टिंग रॉड है, अगर बहुत सारी कंडक्टिंग रॉड है, या तो उनको सीरीज में कनेक्ट कर दे या पैरेलल में, तो उनको न्यूमेरिकल आप कैसे सॉल्व कर सकते हो वो भी तो सीखना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में बेसिक हो चुका है खत्म, इतना सफिशियंट है आपके लिए। मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूंगा और उस पर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा आपको, पैरेलल और अदर जो इन्फॉर्मेशन होगी और ऑसम टाइप के मिक्स टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर अप करेंगे, सही है। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बोला सीरीज कॉम्बिनेशन ध्यान से समझना, क्योंकि दो ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे, सीरीज और पैरेलल, ठीक है, और कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे आएंगे जिसमें ना तो सीरीज होगी ना पैरेलल होगा, बिल्कुल वैसे ही कंसेप्ट यूज करेंगे जैसे हम केसीएल वगैरह में यूज करते थे, हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, बट यहाँ पे इस लेक्चर में केवल सीरीज कॉम्बिनेशन का
डिस्कशन करेंगे, क्योंकि उससे भी डायरेक्ट मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यार क्या होगा कि जो बेसिक कंसेप्ट हमने इस लेक्चर में सीखे हैं उनके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे, तो आपका दिन बन जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ साथ अगर एप्लीकेशन कर ले हम उस कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, जिस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे एग्जाम में आ चुके हैं या आते हैं या फर्दर आने वाले हैं, उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। क्लियर? सो देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टिंग रॉड्स, बिल्कुल वैसे ही इमेजिन करो दोस्तों कि आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, देखो है ना, बिल्कुल वही है सारा सिलसिला। मान लिया रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है, और यहाँ पे एक बैटरी से आप इसको कनेक्ट कर देते थे तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता था V, और यहाँ पे चूंकि कंडक्टिंग रोड्स है तो टेम्परेचर डिफरेंस लेते हैं हम, यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें जो करंट जाएगी वो सेम जाएगी, इसमें भी जाएगी और इसमें भी, जो बैटरी से आएगी, लेकिन इसका पोटेंशियल ड्रॉप अलग होगा, इसका पोटेंशियल ड्रॉप अलग होगा, इसका पोटेंशियल ड्रॉप अलग होगा। टेम्परेचर डिफरेंस वहां पे हम लेते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप ले रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही है, देखो कैसे। सपोज करो एक कंडक्टिंग रॉड है मेरे पास, ठीक है, और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया किसी दूसरी रॉड के साथ, ठीक है, एंड टू एंड, बिल्कुल ठीक है, ऐसे समझो आप। फिर एक और रॉड यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, फिर एक और रॉड यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया है, एंड सो ऑन, ऐसे और भी कर दिए। तो आप देख सकते हो ये फर्स्ट रॉड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है कि नहीं। और आपने जो वेरी फर्स्ट रोड है इसके एंड पे टेम्परेचर दे दिया T1, और जो सबसे लास्ट की रोड है उसको दे दिया आपने T2, और आपने मान लिया कि T1 इज ग्रेटर देन T2। बिल्कुल वैसे ही कंसेप्ट समझाऊंगा जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम उसमें कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो आप ये मत समझो कि थ्योरी समझा रहा हूं, बिल्कुल तरीका समझा रहा हूं कि कैसे आप अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस करने का, वो सारी टेक्निक समझाऊंगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे, ओके सर, तो यहां से हीट चलेगी, इतना तो कंफर्म है। और मैंने आपको बताया था, याद करो, ये सारा प्रोसेस हो रहा है एट स्टडी स्टेट। अब आप भूलने का नहीं बॉस, है ना, स्टडी स्टेट, है ना, स्टडी स्टेट कंडीशन पे हम बात कर रहे हैं। और स्टडी स्टेट कंडीशन का मतलब होता है जो हीट T1 से एंटर करेगी, व्हाटएवर, अब इसको मान लो आप H, वही यहां से बाहर में निकलेगी, क्योंकि स्टडी स्टेट कंडीशन पे हीट एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। हर क्रॉस सेक्शन पे जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट हो जाता है, चेंज जीरो हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो स्टडी स्टेट कंडीशन पे बात करेंगे। मतलब सर आप ये कह रहे हो कि अगर कोई हीट यहां से चलेगी और वो 1 में एंटर करेगी, तो 1 में जो होगी वो H1, फिर जो इसमें यहां से एंटर करने के बाद इसमें जो होगी वो H2, यहां से एंटर करने के बाद इसमें जो होगी H3, और इससे एंटर करने के बाद इसमें जो होगी वो H4। यस, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बना लो। देखो उसका इलेक्ट्रिकल एनालॉजी अप्लाई करो। देखो इस रॉड का यहां से लेके यहां तक, इसको मान लो एंड A, B, C, D, और इसको मान लो E। तो A से लेके B तक इसका रेजिस्टेंस मान लो इतना, फिर B से लेके C तक इसका रेजिस्टेंस मान लो। मजा आएगा, आप टेंशन नहीं लेने का, आप बस देखते रहने का, आपके सारे फंडे में क्लियर करने का, ठीक है, सब कुछ देखते रहो। ये पॉइंट A है, B है, C है, D है, एंड समथिंग E एंड सो ऑन, और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो इस पॉइंट का टेम्परेचर है T1, और ये रॉड यहां से लेके B तक है, तो यहां पे कुछ टेम्परेचर मान सकते हो आप TB, ठीक है, और ये T1 है, ये TB, और यहां पे TC मान सकते हो, यहां पे TD मान सकते हो, ठीक है, और ये यहाँ पे T2 है पहले से ही, E पॉइंट पे T2 सबसे लो टेम्परेचर जो भी होगा। अब मैंने बोला यहां से जो भी हीट एंटर करेगी, इसमें जो होगी वो H1, इसमें जो जाएगी वो H2, इसमें जो जाएगी वो H3, इसमें जो जाएगी वो H4, और बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, हर एक में जो हीट है वो सेम है, ठीक है। जो हीट यहां से एंटर करेगी H, वो ही तो H1 है, वो ही तो H2 है, वही तो H3 है, वही तो H4 है, एंड सो ऑन। यानी जो मेन हीट एंटर कर रही है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस T1 एंड T2 की वजह से जो मेन हीट एंटर कर रही है, वही इसमें भी जा रही है, वही इसमें भी जा रही है, वही इसमें भी जा रही है, वही इसमें भी, यानी बिल्कुल सेम। यहां बैटरी से जो करंट निकल रही है वही इसमें भी जा रही है, वही इसमें भी जा रही है, और वही इसमें भी, यानी दिस इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन। कम ऑन गाइस, दिस इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन। हीट इसमें सेम होने वाला है सब में, वही होगी जो इस फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होगी, हर रॉड में सेम हीट जाएगी। सिंपल है, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से यहां पे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 से, एंड सो ऑन। बिल्कुल सेम यहां पे भी अगर R इक्विवेलेंट निकालना है तो इसका रेजिस्टेंस मान लो R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका R3, इसका R4, तो आप लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। सेम लॉजिक, सेम तरीका, बस ये याद रखना है यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो L/KA है, ठीक है, L/KA लेते हैं, है ना। उस रॉड की लेंथ कुछ हो सकती है, L1 मान लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबका A मान लो, क्योंकि आपने इनको एंड टू एंड इस तरीके से अटैच किया है, जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे हम सेम मान रहे हैं, ठीक है। और लेंथ है, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कुछ K1 मान लो, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कुछ K2 मान लो, इसकी कुछ K3 मान लो, एंड सो ऑन, इसकी कुछ K4 मान लो।
तो अगर आप R1 को लिखोगे तो L1 बाई K1 A1 लिखोगे, इसको लिखोगे तो L2 बाई K2 A2 लिखोगे, इसको लिखोगे तो L3 बाई K3 A3 लिखोगे एंड सो ऑन। समझ गए लॉजिक? ये है आपका R इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या होगा, टोटल इक्विवेलेंट लेंथ कितनी है ओवर के इक्विवेलेंट, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस है तो टोटल लेंथ टोटल के और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन तो सबका सेम ही है। इस तरीके से लेना है आपने, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको लिख सकते हो। अब देखो जब आप यहां से यहां तक जाओगे तो टोटल लेंथ ये यहां से यहां तक L1 प्लस L2 जो भी होगी प्लस L3 प्लस L4, तो L इक्विवेलेंट तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है दोस्तों। L इक्विवेलेंट तो आपको दिख ही रहा है कि यहां से क्या लिखने वाले हो आप सीरीज में, L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन। कूल। तो सर पूछेगा क्या, ध्यान से समझना, सब कुछ पूछेगा जो मैं यहां पे बताऊंगा। दो चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहला दो चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला के इक्विवेलेंट पूछेगा कि जितने भी कंडक्टिंग रोड है उनका टोटल इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी। टोटल इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी पूछेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी पूछ सकता है, वो तो हमें पता ही चल गया। थर्मल कंडक्टिविटी का इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, वैसे तो यहां से हम निकाल सकते हैं बट डायरेक्ट देखने का, ठीक है। देखो यहां पे लिखना है L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन, डिवाइड में L1 बाय एरिया सबका कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे K1 प्लस L2 बाय K2 प्लस L3 बाय K3 एंड सो ऑन। जितनी भी रोड होंगी बस इस फॉर्मूले का यूज कर लेना। 2 है तो 2 तक ऐड करना, 3 है तो 3 तक, 4 है तो 4 तक। दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ये पहला क्वेश्चन आता है कि के इक्विवेलेंट बताओ, करके दिखाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, ठीक है। अब इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपसे पूछेगा टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन का टेम्परेचर बताओ और इंटरफेस, जो उसका इंटरफेस है मतलब जहां पे दो रोड आपस में कनेक्ट होती हैं कॉमनली, जंक्शन, ठीक है। ये जंक्शन है, देखो 1 और 2 के लिए यहाँ पे कनेक्ट है, 2 और 3 के लिए ये कनेक्ट है, 3 और इसके लिए ये कनेक्ट है। जंक्शन इंटरफेस जहां पे कनेक्ट होती है दो रोड आपस में, है ना, उस पॉइंट का टेम्परेचर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से लगभग पूछे जाते हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस अभी तक आए हैं वो इस कैटेगरी से क्वेश्चंस आए हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज द लॉजिक, दिस इज द कंसेप्ट एंड हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं, सब कुछ सिखाने वाला हूं। अब ये तो मैंने बता दिया के इक्विवेलेंट आपने कैसे निकालना है। अब टेम्परेचर ऑफ जंक्शन आप कैसे निकाल सकते हैं उसको देखते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं, क्योंकि अब न्यूमेरिकल ही करने हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे जल्दी से देख लेते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट जंक्शन टेम्परेचर। मैंने बोला इस पर्टिकुलर वीडियो से आप जो कंसेप्ट सीख के जा रहे हैं वो हाउ टू फाइंड द टेम्परेचर एंड हाउ टू फाइंड टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन या इंटरफेस, या हाउ टू फाइंड द के इक्विवेलेंट, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आप यहाँ से सीखते जाओगे और हर कैटेगरी क्वेश्चन देन आप इस पर्टिकुलर लेक्चर के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो जो इस कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। तो उसने बोला इसमें 2 केस होती है, व्हेन 2 rods, ओनली 2 rods आर इन कॉम्बिनेशन, और दूसरा केस होता है व्हेन 3 rods, 3 से ज्यादा वो कभी देगा भी नहीं, ठीक है। 3 rods सीरीज में, ठीक है, 3 rods आर इन कॉम्बिनेशन, मैक्सिमम ये 2 ही देता है। 3 अगर दे दिया लिटिल बिट कैलकुलेशन बढ़ेगी, फंडा सेम रहने वाला है, डोंट वरी, ठीक है। तो देखो भाई पहले ये वाला देखते हैं। मान लिया पहली रोड ये है मेरे पास, ध्यान से समझना बॉस, ठीक है ना। हो सकता है अब एरिया क्रॉस सेक्शन अलग अलग दे दे, तो दूसरी जो रोड है वो इससे थोड़ी सी बड़ी है, इस तरीके से भी दे सकता है। तो मैं एक डिफरेंट सिचुएशन लेके ही चल रहा हूँ कि है तो सीरीज ही ना। देखो इस एंड का टेम्परेचर T1 है, इस एंड का टेम्परेचर T2 है, तो ये टेम्परेचर हमने ज्यादा मान लिया तो हीट यहाँ से जाएगी, जो हीट इसमें होगी लेट्स सी H1 वही इसमें एंटर करेगी लेट्स सी H2। हमें पता सीरीज है भाई, है ना, यहाँ से हीट इधर को जा रही है और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है लेट्स सी वो A1 है और इस वाली रोड की जो लेंथ है वो L1 है और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है। ये तो मान रहे हैं 3 चीजें इनके पास, थर्मल कंडक्टिविटी, लेंथ और एरिया, ठीक है। और इस वाले का जो बड़ी वाली है, देखो इसका क्रॉस सेक्शन हो गया चेंज, इसका है A2 और इसकी जो लेंथ है वो मान लेते हैं हम L2 और इसका K2 थर्मल कंडक्टिविटी। तो हमें क्लियर दिख रहा है कि भाई सीरीज है ये तो, ठीक है, ये तो सीरीज है, इसका छोटा क्रॉस सेक्शन है, इसका बड़ा क्रॉस सेक्शन है, यहां से हीट तुरंत इसमें एंटर कर जाएगी। तो चूंकि ये सीरीज है तो इसमें हीट तो सेम होगी दोनों में, बस ये करना है आपने, यू हैव टू पुट द हीट इन द फर्स्ट रॉड इक्वल टू द हीट इन द सेकेंड रॉड टू फाइंड, यानी यही करना है, टू फाइंड जंक्शन टेम्परेचर। जंक्शन टेम्परेचर यू हैव टू कैलकुलेट द हीट इन इंडिविजुअल रॉड एंड पुट इक्वल देम, ठीक है। तो उनको इक्वल करना है, बस खत्म, ये है इसका कंसेप्ट। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम इजीली जब 2 ही कॉम्बिनेशन में हो, केवल 2। तो कैसे करेंगे, देखो H1 को जब लिखोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, हीट निकालने का, रेट है ये, अब रेट लिख रहा हूं मैं, हीट निकालने का KA डेल्टा T बाई L, यही होता था ना फॉर्मूला। बस ये याद रखो, छोटा सा प्यारा सा, अप्लाई कर दो। देखो H1 के लिए अप्लाई करो तो उसी की प्रॉपर्टी लेंगे सारी, K1 है
A1 है, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब इसका हाई टेम्परेचर T1 है, और जहां पे ये कांटेक्ट में है, यहाँ पे ये है इसका इंटरफेस या जंक्शन, यहाँ पे टेम्परेचर मान लो कुछ T, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन T, क्योंकि दोनों को ज्वाइंट किया गया है यहाँ पे, देखो ऐसे, समझ गए? तो दिस इज द टेम्परेचर ऑफ T। तो इधर से हीट जा रही है, तो इस रॉड के लिए इस एंड का टेम्परेचर T1 है और इस वाले एंड का टेम्परेचर T है, तो ये हाई ये लो, तो T1 माइनस T लिखेंगे, हाई माइनस लो, और इसकी लेंथ है L1 जो भी है देख लो, इक्वल टू यहां पे लिखेंगे K2 A2, और इसका इसमें जो हीट एंटर कर रही है वो इस एंड से कर रही है और इस एंड की तरफ जा रही है, क्योंकि ये सबसे कम टेम्परेचर है। तो इस वाली सेकंड रॉड के लिए जो हाई टेम्परेचर है वो T है, जो जंक्शन पे है, लो टेम्परेचर है T2, बस ये ध्यान रखना है बस, ठीक है? हाई माइनस लो लेते हैं, हो जाएगा। अब यहां से सॉल्व कर लेना, सारी वैल्यूज गिवन होती हैं, K गिवन होता है, एरिया गिवन होता है, लेंथ गिवन होती है, T पूछेगा, पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन कैलकुलेट द जंक्शन टेम्परेचर व्हेन ओनली 2 रॉड्स आर इन द कॉम्बिनेशन। करेंगे हम क्वेश्चन, आप बस देखते जाओ, ऑसम, जो कंसेप्ट सिखा रहा हूं वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, वैसे ही डायरेक्ट आपने अप्लाई करना है। तो न्यूमेरिकल करने में तो कोई तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होने वाली, बस मेरे साथ आप बने रहे, ठीक है, और देखते रहे, ठीक है, और मस्त तरीके से कंप्लीट करें लेक्चर को, क्योंकि कंसेप्ट जब तक आपके बेसिक माइंड में क्लियर नहीं होते हैं दोस्तों, हम अदरवाइज हम कैलकुलेशन में फंसते रहते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन में कब फंसते हैं? जब हमारे कॉन्सेप्ट वीक रहते हैं, ठीक है, हमें चीज़ों को ढंग से अप्लाई नहीं करना आता है, हम बीच में चीज़ों को छोड़ देते हैं, ठीक है, उसको अप्लाई नहीं करते, फिर हम कंफ्यूज होते हैं कि यार क्वेश्चन ही नहीं हो रहा, ईजी क्वेश्चन भी नहीं होता फिर हमसे। इसलिए सारी कंसेप्ट बिल्डिंग पहले आपने अच्छे से कर लेनी है, ओके। अब कर लोगे, अब नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ओके। अच्छा ये भी बता देता हूं, थर्ड वाला, उसके बाद न्यूमेरिकली तो करने हैं, अब करना ही क्या है यार, न्यूमेरिकली तो करने हैं। अगर 3 रॉड हुई तो क्या करूंगा सर, कम ऑन, ओके। इसको जल्दी से देख लेते हैं यार। जो 3 रॉड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उस पर आप डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे कर सकते हो। देखो जो तरीका बता रहा हूँ ना, ऑसम तरीका बताऊंगा, जिससे आपकी कैलकुलेशन भी हो जाए और टाइम भी कम लगे, ठीक है। अदरवाइज बहुत टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। 3 रॉड है कॉम्बिनेशन में, और जब भी 3 रॉड कॉम्बिनेशन में आएंगे सबका एरिया सेम होगा, वो सेम ही देगा एरिया, कैलकुलेशन को बहुत इजी बनाने के लिए तो सेम ही देने हैं उसने, ठीक है। लेंथ सबके अलग अलग हो सकती है, कंडक्टिविटी सबकी ऑब्वियसली अलग अलग हो सकती है, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस केस में सेम रहेगा। जो सबसे पहली रॉड है ये वाली, इसके एंड का टेम्परेचर है T1 और जो लास्ट की है उसके एंड का टेम्परेचर है T2। तो देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस इफ T1 इज ग्रेटर देन T2, ये मान लेते हैं। तो टेम्परेचर डिफरेंस, तो हीट यहां से चलेगी, हमें पता है इसमें जो हीट होगी वो H1 होगी, इसमें जो होगी वो H2 होगी, और इसमें जो हीट जाएगी वो H3। और हमें पता है तो सीरीज है, तो जो H1 है वही H2 है, वही तो H3 है, और ये नेट हीट के इक्वल होंगी भाई। इस पूरे कॉम्बिनेशन से मिलके जो एक नई रॉड बनेगी उसमें जो नेट हीट जारी होगी T1 और T2 की वजह से, ठीक है, T1 और T2 की वजह से नेट हीट होगी है, जो उसमें ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस T1 T2 है। तो हम क्या करेंगे, सीरीज तो है, कर तो लेंगे, लेकिन सबसे ऑसम तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले इसमें आप नेट हीट निकालना, किससे सर, डेल्टा T अपॉन R इक्विवेलेंट से नेट हीट निकालना। एंड पहली रोड दूसरी रोड के कांटेक्ट में ए पॉइंट पे है, तो ए पॉइंट पे जंक्शन टेम्परेचर TA मान लो, दूसरी और तीसरी रोड बी पॉइंट पे है, यहां पे जो टेम्परेचर है उसको TB मान लो। सो वी हैव टू कैलकुलेट द जंक्शन टेम्परेचर TA, जंक्शन टेम्परेचर TB, ये हमें निकालना है, ठीक है। एक तरीका तो यह है कि इसकी हीट को इसके इक्वल कर दो, इसकी हीट को इसको इक्वल कर दो, बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बढ़िया तरीका बता रहा हूं। पहले आप नेट हीट निकालेंगे, ठीक है, नेट हीट निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि यहां से आप T1 माइनस T2 डायरेक्ट करेंगे और R इक्विवेलेंट निकालना है बस। और R इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं पहली रोड का रेजिस्टेंस, दूसरी का और तीसरी का। ये कैसे आएगा सर, पहली का होगा L1 K1 A1, सब कुछ गिवन होता है, L2 K2 A2 ये भी गिवन होगा, L3 K3 A3 ये भी गिवन होगा, सब कुछ गिवन होगा। R इक्विवेलेंट निकाल लेना, T1 T2 गिवन होते हैं, पुट कर देना, यहां से H आ जाएगा। जैसे ही H आया और आपको चाहिए TA, तो आपको पता है जो नेट हीट है वो एंटर करेगी पहले फर्स्ट रॉड में, तो नेट हीट यानी मैं लिखूंगा 4TA जंक्शन टेम्परेचर एट द जंक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रॉड, है ना। आपने नेट हीट को फर्स्ट रॉड में जो हीट है उसके इक्वल करना है, बस हो जाएगा काम। तो इसको आप क्या लिखोगे, डेल्टा T बाई R इक्विवेलेंट। इसको आप क्या लिखोगे, K1 A1, या इसको भी ऐसे लिख लो, देखो डेल्टा T इसके अक्रॉस जो रॉड के यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है, देखो फर्स्ट रॉड के यहाँ पे T1 है, यहाँ TA है, तो आप लिखोगे T1 माइनस TA टेम्परेचर डिफरेंस। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 मान लो, बस यहां से आ जाएगा, क्योंकि R इक्विवेलेंट जो आएगा वो R1 के टर्म्स में भी आप निकाल सकते हो वहां से, ठीक है। तो आराम से मतलब हो जाएगा। तो एक ही मिसिंग क्वांटिटी होगी TA, ये भी पता होगा, ये भी पता होगा, सब कुछ पता होगा, रेजिस्टेंस भी पता होगा, सब कुछ पता होगा। अगर आपको निकालना है एंड B पॉइंट पे जो जंक्शन है 2 और 3 के लिए 4TB, नेट हीट को आपने इक्वल करना है हीट इन लास्ट वाली रॉड में जो हीट होगी थर्ड में, याद रखना हमेशा S3 में, 2 वाली मत लेना,
S3 वाली लेना, ठीक है। इसमें जो हीट होगी S3, बस हो जाएगा। इसको लिखेंगे डेल्टा ई अपॉन आर इक्वलेंट, और इसको लिखेंगे डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब इसके लिए हीट यहां से एंटर कर रही है यानी टीबी से और T2 तक, तो इसका हाई टेम्परेचर टीबी, लो टेम्परेचर T2 और इसका रेजिस्टेंस मान लेना R3। तो भाई ये बहुत आसान कर देगा, क्वेश्चन की कैलकुलेशन को रिड्यूस कर देगा और इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हैं। अगर के इक्विवेलेंट पूछेगा तो कोई टेंशन ही नहीं है, उसका तरीका मैंने आपको बता रहा है कि हाउ टू कैलकुलेट द के इक्विवेलेंट, वो भी मैंने बता रखा है। आर इक्विवेलेंट पूछेगा वो भी मैंने बता रखा है। नेट हीट कितनी फ्लो कर रही है वो भी मैंने आपको बता दिया है। सब कुछ यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। अब फाइनली आप इंतजार कर रहे होंगे कि सर बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल कर लिया जाए तभी मजा आएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हमने कर लिया थियोरेटिकली, कंसेप्चुअली। अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नहीं, क्वेश्चन करने जरूरी है कि भाई इनका एप्लीकेशन करना कैसे है, हमें पता भी तो चलना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं। चलो आपका वेट हुआ खत्म, क्योंकि काफी इंतजार आपने कर लिया है, क्वेश्चन सब करने जरूरी है। ओके।